हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 3 ऑफ फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी। जैसे कि मैंने अपनी पहली और दूसरी वीडियो में आपके साथ कुछ फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था, उससे आगे की टर्मिनोलॉजी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी अपनी जो होगी वो है कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में पूंजी बोलते हैं। तो पूंजी वो अमाउंट होती है जिससे आप अपने व्यापार को स्टार्ट करते हैं। यानी कि अपने व्यापार को स्टार्ट करने के लिए जो आपने पूंजी लगाई है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। उस अमाउंट को हम कैपिटल बोलते हैं। सपोज आपने एक नई शॉप खोली है जिसमें आपने 1 लाख रुपए का माल खरीदा है, 1 लाख रुपए अपने व्यापार में लगाए हैं, तो उस 1 लाख रुपए को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। इट मीन्स द अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मनी और असेट्स हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। तो कैपिटल अपनी आपकी मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकती है और अदर फॉर्म में भी हो सकती है, which the proprietor has invested in the business and can claim from it. It is a liability of the business towards the owner. इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि बिजनेस और बिजनेस करने वाला दोनों अलग अलग है। यानी कि सपोज आपने जो बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए हैं तो बिजनेस का आपके लिए दायित्व होता है। ये एक अपना अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस और बिजनेस पर्सन दोनों अलग अलग हैं, यानी कि व्यापार और व्यापार को करने वाला दोनों अलग अलग हैं। इसीलिए यहाँ पर ये लाइन दी हुई है कि इट इज ए लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर। इट इज सो बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कैपिटल की एक इक्वेशन भी होती है, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगली टर्मिनोलॉजी है अपनी अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट वो प्लेस है या कोई भी चीज जहाँ पे आप अपने हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। सपोज हमने कोई परचेज की है 1 लाख रुपए की, अब मेरे को वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, चाहे कंप्यूटराइज फॉर्म में हो या किसी अपनी एक बुक पे मैं रिकॉर्ड करूँ। सपोज मार्केट से मैंने कोई एक रजिस्टर खरीदा और उस पर मैं रिकॉर्ड करता हूँ कि आज मैंने 5 लाख रुपए की परचेज की है, 5 लाख रुपए की सेल की है, या मैंने बैंक से 1 लाख रुपए निकाले हैं, बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं। तो जिस भी चीज पर मैं अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मेरे व्यापार के लिए अकाउंट होता है, जिसको हम हिंदी में खाता बोलते हैं, खाता बही बोलते हैं या बही खाता बोलते हैं। तो अकाउंट इज ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रेलिवेंट ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस relating to particular head. It records not only the amount of transaction but also reflect the direction of the account. लाइन का क्या मतलब है? इट ऑल्सो बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द अकाउंट। इसका मतलब है कि मेरा खाता ये भी बताता है कि मेरे को जिस व्यक्ति को मैंने उधार माल बेचा था उससे कितना अमाउंट लेना है, या जिस व्यक्ति से मैंने उधार माल परचेज किया था उस व्यक्ति को मेरे को कितना पैसा देना है। तो ये मेरे को डायरेक्शंस भी बताता है। अगली टर्मिनोलॉजी है अपनी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जब हमारा व्यापार का फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर एंड हो जाता है, तो उस फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर के एंड होने पर मेरे व्यापार में क्या क्या बैलेंस बचे हुए हैं, यानी कि मेरे को क्या देना है, क्या मेरे को लेना है, कितने की मैंने पूरे साल में सैलरी पेड की थी, कितने की अभी मंथ एंड की बाकी पे करनी है, या किसी से क्या लेना है क्या देना है, और मेरे बैंक में अभी क्या बैलेंस है, मेरे पास कितना कैश है, मैंने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर यानी कि पूरे साल के दौरान कितना रेंट पे किया है, कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है, यानी कि जो भी मैंने ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर किए हैं उनका जो साल के आखिर में क्लोजिंग बैलेंस होता है, यानी कि टोटल अमाउंट होती है, वो मेरे ट्रायल बैलेंस में शो होता है। वो मेरा ट्रायल बैलेंस बताता है कि मैंने पूरे साल में मैंने कितना खर्चा किया है, कितनी मैंने परचेज की थी, कितनी मैंने सेल की है, कितनी की मेरे पास संपत्ति है साल के आखिर में। ये मेरे को ट्रायल बैलेंस बताता है। तो इट इज द समरी ऑफ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड दैट शोज टोटल डेबिट्स इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स बिफोर मेकिंग क्लोजिंग एंट्रीज। ट्रायल बैलेंस के टोटल जो है डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा सेम रहेगा। अगर उसका टोटल सेम नहीं है इसका मतलब आपका ट्रायल सही नहीं है, आपके ट्रायल में कोई ना कोई एरर है। It serves as a worksheet for making closing entries, provide the basis for making draft financial statement that is trading, profit and loss accounts and balance sheet.
यही एक वो अपना बेसिस होता है जिसके बेसिस पे मैं अपने आगे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता हूँ। ये टर्मिनोलॉजी है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को हम हिंदी में व्यापार खाता बोलते हैं। यही वो खाता है जो कि मेरे को बताता है कि मेरे को कितना ग्रोस मुनाफा हुआ है अपने अकाउंटिंग पीरियड में, यानी कि मैंने कितने की सेल की है और मेरे पास कितने का स्टॉक बचा हुआ है साल के आखिर में। और व्यापार जब मैंने स्टार्ट किया था, यानी कि फाइनेंशियल ईयर मेरा स्टार्ट हुआ था, तो मेरे के पास कितना ओपनिंग स्टॉक था, मैंने कितने की परचेज की है ड्यूरिंग द ईयर, कितने की मैंने बेजिस पे की हैं, ये सब मेरे को मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बताता है। और ट्रेडिंग अकाउंट में केवल डायरेक्ट नेचर के खर्चे आते हैं और डायरेक्ट नेचर की इनकम आती है। मेरे जो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं जैसे कि सैलरी, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब मेरे इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं जो कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में आते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में केवल किस तरीके के नेचर के खर्चे आते हैं? डायरेक्ट नेचर के, यानी कि डायरेक्ट इनकम और केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ट्रेडिंग अकाउंट मतलब इट इज ए पार्ट ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट that shows profit generated by the trading activities of an enterprise is called gross profit. It includes only direct income and direct expenses of an enterprises. अगली टर्मिनोलॉजी है अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वो खाता है जो मेरे को बताता है कि मेरे को पूरे साल में मैंने कितना मुनाफा कमाया है या मेरे को पूरे साल में लॉस हुआ है, यानी कि मेरे को मुनाफा हुआ है या घाटा हुआ है, ये जानने के लिए मेरे को कौन से अकाउंट देखना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। जैसे कि हम रीड करने से पहले सबसे नीचे एक पिक्चर में देखेंगे, कंपनी ने जॉन एंड कंपनी जो कि 31 दिसंबर 2019 में उसने अपना व्यापार किया था, यानी कि 1 जनवरी 2019 से उन्हें स्टार्ट किया था और 31 दिसंबर 2019 को उसका कैलेंडर ईयर खत्म हुआ, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड। कंपनी ने सेल की थी 56,000 रुपए की। इसमें से सेल रिटर्न आ गई है 1,000 रुपए की। सेल रिटर्न क्यों? क्योंकि गलत नेचर का माल हो सकता है या गलत क्वांटिटी चली गई हो, गलत क्वालिटी का माल चला गया हो। तो नेट सेल कंपनी ने की है 55,000 रुपए की। 55,000 रुपए की सेल्स की है। और कंपनी को साल के आखिर में कंपनी के पास स्टॉक भी बचा हुआ था जिसकी वैल्यू थी 32,000 रुपए की। अब मैं आता हूँ ओपनिंग स्टॉक पे। कंपनी के पास ओपनिंग स्टॉक था 20,000 रुपए का। कंपनी ने नेट परचेजेस की है 30,000 रुपए की। कुछ कैरेज इनवर्ट किए हैं, वेजेस पे की है, कस्टम ड्यूटी पे की है 4,000 रुपए, और कंपनी ने ग्रोस मुनाफा कमाया है 27,000 रुपए का। इस ग्रोस प्रॉफिट को मैं ब्रॉड फॉरवर्ड करके ले आता हूँ अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में, जो कि 27,000 आ गया। और कंपनी ने कुछ इनडायरेक्ट इनकम भी कमाई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में केवल डायरेक्ट नेचर की इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं और इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे और इनकम आते हैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इनडायरेक्ट नेचर की मेरी एक इनकम भी हुई है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए। उसके बाद कंपनी ने इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे किए हैं, जैसे कि सैलरीज, कंपनी ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, कंपनी ने कमीशन दिया है, कंपनी ने डिस्काउंट दी है, और कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है 23,000 रुपए का, जो कि ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल अकाउंट में। अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो ये मुनाफा आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर कंपनी है तो ये आपके रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी कि कंपनी का मुनाफा हर साल जो एक्यूमुलेट होता जाता है उसको हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? इट इज ए समरी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइजेस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि मैंने कितना मुनाफा कमाया या कितना मेरे को घाटा हुआ है अकाउंटिंग पीरियड में। It includes the effect of all income and expenses of an accounting period, which is whether it is direct or indirect income and expenses. अगली टर्मिनोलॉजी है अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है साल के आखिर में मेरी बताती है कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, मेरे पास कितनी संपत्ति है, मेरे पास कितनी लायबिलिटीज है, संपत्ति में मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है, कितनी मेरी फिक्स असेट्स हैं, कितना मेरे पास स्टॉक्स है, लायबिलिटी में मेरा कितनी किसी को जिससे मैंने माल परचेज किया था उसको कितना देना है, या मैंने कोई लोन लिया था तो उसको कितना देना है, ये सब मेरा बैलेंस शीट बताती है। तो इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एज एट ए गिवन डेट which exhibits its assets, liabilities, capital and reserves at respective book value.
अगली टर्मिनोलॉजी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक कुमुलेटिव जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजैक्शन की, यानी कि जितनी भी हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, हमारे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं कई तरह के नेचर्स के होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर मैंने कोई परचेस की है तो मैंने अपनी परचेस बुक बनाई होगी। अगर मैंने सेल की है तो सेल्स बुक बनाई होगी पूरे फाइनेंशियल ईयर्स की, या कोई खर्चा किया है तो उसके खाते बनाए होंगे। तो कंप्लीट सेट्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं मेरे, उसको मैं बोलता हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। So they are recorded records of financial transaction of a business. It means journal, subsidiary books, and ledgers in which transactions are recorded. जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि सेक्शन 128 जो है, जो कि कंपनीज एक्ट का है 2013, जो कंपनीज एक्ट नया है अपना। पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, अभी अपना करंट जो एक्ट है वो 2013 है। उसका एक सेक्शन है 128, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करने हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है अपनी डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन को अगर मैं साधारण भाषा में बोलूं, कोई भी जो गिरावट की वैल्यू होती है, जो एक पोर्शन जो कम हो चुका है, उस वैल्यू को मैं डेप्रीशिएशन बोलता हूँ। डेप्रीशिएशन जैसे कि सपोज मैंने कोई मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की और उसकी लाइफ है 10 साल। तो 10 साल में तो 1 लाख रुपए मेरे खत्म हो जाएंगे। तो अगर मैं 1 लाख रुपए को 10 साल में डिवाइड करूं तो मेरी 1 साल की वैल्यू आती है 10,000 रुपए। तो वो 10 साल जब मेरे खत्म हो जाएंगे तो मेरे को उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना पड़ेगा। उस 10,000 रुपए को, यानी कि 1/10 पोर्शन को ही मैं डेप्रिशिएशन बोलूंगा। यानी कि मशीन की वैल्यू में जितनी गिरावट हो रही है उस वैल्यू को मैं डेप्रिशिएशन बोलता हूँ। तो इट इज ए फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन असेट बिकॉज ऑफ यूसेज। वो 10 साल में मेरी मशीन क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि मैं उसको रेगुलर यूज करूंगा। तो जो फॉल होगी वैल्यू में, वो किस वजह से होगी? बिकॉज ऑफ यूसेज या पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप उसको यूज भी ना करो, अगर खाली खड़ी रहेगी तब भी वो मशीन खराब होगी एक समय पे, इसलिए भी पैसेज ऑफ टाइम की वजह से भी गिरावट होती है। या ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट, उसको हम डेप्रिशिएशन बोलते हैं। अब डेप्रिशिएशन कैलकुलेट कैसे होता है? डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड होते हैं, जैसे कि कुछ मेथड मैंने अभी आपको दिखाए हुए हैं एग्जांपल्स के तौर पे। सबसे पहला मेथड होता है मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और तीसरा होता है यूनिट ऑफ प्रोडक्ट मेथड। जो सबसे पहला मेरा मेथड है स्ट्रेट लाइन डेप्रिशिएशन मेथड, इसको शॉर्ट में हम SLM मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड के तहत जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो हर एक एवरी ईयर, यानी कि प्रत्येक साल सेम होता है। क्यों सेम होता है? जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कॉस्ट ऑफ एन असेट्स, यानी कि कोई भी मैंने असेट्स खरीदी 1 लाख रुपए की और उसकी रेसिडुअल वैल्यू है, उसकी रेसिडुअल वैल्यू है 10,000 रुपए की और उसकी लाइफ है 10 साल। तो हमारी कैलकुलेशन किस तरीके से हुई? यानी कि 1 लाख रुपए एसेट्स माइनस रेसिडुअल वैल्यू 10,000 रुपए डिवाइडेड बाई लाइफ जो कि 10 साल है। यानी कि ऊपर की वैल्यू आई मेरी 1 लाख माइनस 10,000 इक्वल टू 90,000, और नीचे की वैल्यू है 10 साल। एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 9,000 रुपए। ये 9,000 रुपए जो है अब मैं एवरी ईयर्स, यानी कि 9,000 रुपए हर साल, यानी कि 10 साल तक मैं चार्ज करूंगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि 10 साल में वैल्यू हर डेप्रिसिएशन की टोटल आई वो होगी 90,000 रुपए। और 10,000 मेरी रेसिडुअल वैल्यू टोटल हो गया 1 लाख रुपए, जो कि मेरा खत्म हो जाएगा 10 साल के अंदर। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारा क्या होता है? डेप्रिसिएशन हर साल सेम होता है। दूसरा मेथड है अपना डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जैसे कि आप नाम से जान सकते हैं हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इस मेथड में हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो रेट के द्वारा करते हैं, ना कि फिक्स करते हैं। सपोज कोई असेट्स, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 1 लाख रुपए की मैंने परचेज की और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है मेरा 10%। पहले साल का मेरा डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 1 लाख इंटू 10% इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। अब मेरी फाइनेंशियल ईयर के एंड में मेरी वैल्यू कितनी बच गई? 90,000 रुपए की असेट्स की। अब दूसरे साल जब मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो 90,000 पे लगाऊंगा, ना कि डेप्रिसिएशन मेरा 10,000 रुपए साल में सेम रहेगा। तो अब दूसरे साल में कितने लगाऊंगा? 90,000 इंटू 10%, यानी कि 9,000। अब मेरी असेट्स की वैल्यू तीसरे साल के स्टार्ट में बची 81,000, यानी कि 90 माइनस 9।
इस साल जो मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 81,000 पे लगाऊंगा, यानी कि 81,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 8100। इसका मतलब हर साल मेरी डेप्रिसिएशन की वैल्यू घटती चली जा रही है, इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एक और मेथड होता है मेरा यूनिट ऑफ प्रोडक्ट मेथड। इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ असेट्स ली जाती है माइनस सालवाइज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन द फॉर्म ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो ये डेप्रिसिएशन के कुछ मेथड्स भी थे कैलकुलेट करने की, कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। अगली टर्मिनोलॉजी है बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब वो अमाउंट जो कि आपको अब अपने बिजनेस में रिसीव नहीं होगी। आपको पैसा मिलने वाला था, लेकिन अब आप श्योर हो गए हैं कि मेरे को ये पैसा नहीं मिलेगा। सपोज आपने सुनील को 1 लाख रुपए की सेल की। अब सुनील इस हालत में हो चुका है, या आपको ये अनुमान लग चुके हैं, पूरा यकीन हो चुका है कि सुनील को जो मैंने 1 लाख रुपए का माल उधार बेचा था वो मेरे को वापस नहीं मिलेगा व्यापार में। तो जो पैसा मेरे को वापस नहीं मिलेगा, जो कि मैंने सुनील को 1 लाख रुपए की सेल की थी, वो मेरे को अब व्यापार में वापस नहीं मिलेगा। तो उस जो अमाउंट मेरे को वापस नहीं मिलेगी, उसको मैं अपने व्यापार में बोलता हूँ बैड डेट्स। तो इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल, यानी कि जो कि अब रिकवर नहीं हो सकती। इज ए बिजनेस लॉस, मेरे व्यापार में घाटा हो गया क्योंकि मेरे को 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज ए बिजनेस लॉस। एंड थस इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मेरा ये, क्योंकि मेरे को मिलना था अब नहीं मिलेगा, ये मेरे व्यापार में अब मेरे को कहीं ना कहीं तो खत्म करेगा, इसलिए मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको चार्ज करता हूँ। जैसे कि आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं, अगर कोई भी अमाउंट, सपोज सुनील को आपने 1 लाख रुपए की सेल की थी और उस अब 1 लाख रुपए मेरे को वापस नहीं मिलने हैं, तो उसको मैं अपने टोटल जो पैसे मेरे को मिलने थे, जिसको मैं डेटर बोलता हूँ, उसमें सब मेरे को माइनस करके आना पड़ेगा। अगली टर्मिनोलॉजी है अपनी रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स का मतलब होता है कोई भी अमाउंट जो आपको किसी से लेनी है, उसको हम साधारण भाषा में रिसीवेबल्स बोलते हैं। सपोज आपने कोई 1 लाख रुपए का माल बेचा सुनील को, जैसे सपोज आपने सुनील को 1 लाख रुपए का माल बेचा है, तो वो आपके लिए व्यापार में क्या हुई कि 1 लाख रुपए रिसीवेबल्स हुए। आपने किसी एम्प्लॉइज को एडवांस दे दिया, वो अमाउंट आपको मिलेगा, वो आपके व्यापार के लिए क्या हुआ, रिसीवेबल्स होगा। तो इट इज द टर्म्स इंक्लूड्स अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स, एग्जांपल एडवांस गिवन टू एन एम्प्लॉय इज ए रिसीवेबल। अगली टर्मिनोलॉजी है पेबल। पेबल रिसीवेबल्स का बिल्कुल उल्टा होता है। कोई भी अमाउंट अगर किसी से मिलनी होती है तो हम उसको रिसीवेबल्स बोलते हैं, अगर किसी को देनी होती है तो उसको पेबल्स बोलते हैं। अगर आपने सपोज किसी से 1 लाख रुपए का माल परचेज किया है उधार के तौर पर, तो आपको पे करना है, तो आपके बिजनेस में वो क्या हुआ, पेबल्स हुआ। तो इट इज द टर्म्स इंक्लूड्स अमाउंट ड्यू टू अदर्स, जो कि हमें किसी को ड्यू है, यानी कि पे करनी है। अगली टर्मिनोलॉजी अपनी है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति या कोई भी बिजनेस जब इस स्थिति में पहुंच जाए कि वो अब किसी को कोई रुपया या कोई पैसे पे नहीं कर सकता, चाहे उसने किसी से लिए हो और या किसी को सॉरी देने हो किसी को, तो इस सिचुएशन अगर वो खड़ा है कि वो अब किसी को कुछ नहीं दे सकता, उस पर्सन को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। Insolvent is a person or an enterprise which is not in a position to pay its debts. अब इसका उल्टा होता है सोलवेंट। सपोज पिछला टर्म था अपना इंसॉल्वेंट, यानी कि वो व्यक्ति या बिजनेस इस पोजीशन में नहीं है कि किसी को पे कर सके, बस। बट सोलवेंट के केस में व्यक्ति अपनी इस पोजीशन में है कि वो किसी को भी अपनी जो दायित्व है वो पे कर सकता है, यानी कि उसकी असेट्स उसकी लायबिलिटी से ज्यादा है। Solvent is a person or an enterprises which is in a position to pay its debts called solvent। तो दोस्तों ये थे मेरे पार्ट थर्ड ऑफ फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी। तो आगे की वीडियो में मैं कुछ और एडिशनल फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।